लोक प्रशासन एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का पेपर फर्स्ट की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे संगठन संबंधी अवधारणाएं। विशेषकर हमने अभी तक संगठन क्या है, क्यों इसका निर्माण किया जाता है, फिर संगठन के आधार और औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में हमने जाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको अनौपचारिक संगठन के संदर्भ में विस्तार से बताएंगे कि अनौपचारिक संगठनों का निर्माण किन उद्देश्यों से किया जाता है और इसकी वजह से औपचारिक संगठन की कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो यह जो विषय है अनौपचारिक संगठन का औपचारिक संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर चेस्टर बर्नार्ड ने अपने विचार प्रकट किए हैं। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। फिलहाल हम यहाँ पर अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो हम इसमें देखें कि जो अनौपचारिक संगठन है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही निर्मित होता है। तो साथ साथ काम करने की वजह से वर्षों तक जो एक दूसरे को हम जानते पहचानते हैं, हमारी कुछ स्वभावगत विशेषताएं, कुछ हमारी आदतें, पसंद, अपनी सोच जो जिन लोगों से मिलती जुलती है उनके साथ हम अपना एक समूह बना लेते हैं। हालांकि उनके साथ कोई आवश्यक नहीं कि हमारे औपचारिक संबंध हो या कार्यात्मक संबंध हो। तो यहाँ पर पदानुक्रम हायरार्की का ध्यान नहीं रखा जाता। अपने पसंद नापसंद के आधार पर संगठन में काम करने वाले पद सोपान के उच्च और अधीनस्थ व्यक्तियों के मध्य भी संबंध हो सकते हैं और इस प्रकार से यह जो समूह बनता है तो यह भी एक औपचारिक संगठन के अंतर्गत निर्मित एक व्यक्तियों का समूह है। यह भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए बना। वो उद्देश्य क्या है कि भाई हमारी जो मानवीय और सामाजिक आवश्यकताएं होती है मनुष्य होने के नाते, मिलना जुलना, बैठना, केयरिंग और शेयरिंग जिसे कहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना, मित्र बनाना, पारिवारिक संबंध बनाना। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो वो सदैव अकेले तो नहीं रह सकता, चाहे वो औपचारिक संगठन क्यों न हो। तो वो चाहता है कि जहाँ वो काम करता है वहाँ पर अपने जैसे लोगों को ढूंढता है, अपने स्वभाव, चरित्र, पसंद के नापसंद के हिसाब से, और समूह बन जाते हैं। और फिर इनमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक लीडर भी बन जाता है जिसके अंदर जैसी क्वालिटी होती है। मान लीजिए कि बैडमिंटन खेलने वाले लोगों का एक समूह बन गया, तो जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वो लीडर बन जाता है। इसी तरह से कई लोग राजनीति में चर्चा लेते हैं, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करना पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति या एक ही विचारधारा के लोग, एक ही राजनीतिक विचारधारा का, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक अनौपचारिक समूह बन जाता है और उनमें भी कोई ना कोई लीडर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हायरार्की जैसी कोई कठोर चीज़ नहीं पाई जाती है। सभी स्वतंत्र होते हैं अपने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, मित्र बनते हैं, एक सोशल ग्रुप बन जाता है और मनुष्य की जो एक आवश्यकता होती है, मिलना जुलना, एक दूसरे के बारे में जानना, शेयर करना, अपने विचार व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये मनुष्य की जो भावनात्मक आवश्यकता है उसको ये पूरा करते हैं। तो अनौपचारिक संगठन जो ये बन जाता है किसी एक औपचारिक संगठन के अंदर, वो कई बार किन्हीं विशेष उद्देश्यों को लेकर भी बनता है। जैसे प्रबंधन की नीतियों के विरोध में एक समूह बन जाता है या समर्थन में समूह बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अनेक उद्देश्यों से अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है और ये इनकी संख्या कोई एक नहीं होती है, एक से अधिक भी होती है, अलग अलग उद्देश्यों से बनते हैं। अब ये जो अनौपचारिक संगठन है, जैसा
आप देखें कि इसकी जो विशेषताएं हैं कि यह स्वतः बनता है, मिलते जुलते साथ साथ काम करने की वजह से, एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है एक दूसरे से जुड़ने की, उसकी वजह से बन जाता है। और इस समूह में जो लोग होते हैं उन सब का एक जैसा दृष्टिकोण, सोच और मान्यताएँ, पसंद नापसंद होती है, इसलिए समान मान्यताएँ। और यहाँ भी अनौपचारिक जो समूह होता है इसका तो कोई कानूनी आधार तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी और कोई नियम प्रक्रिया भी नहीं होती कार्य करने की। फिर भी क्या है कि एक अनौपचारिक जो सामाजिक मान मर्यादाएं हैं उसी के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं और नैतिक दबाव के अंतर्गत, सामाजिक नैतिक दबाव के अंतर्गत यह कार्य करता है। और नेतृत्व की कोई स्पष्ट शैली नहीं है, क्योंकि कोई नियम प्रक्रिया पर नहीं है या आधिकारिक संरचना नहीं है, कोई सत्ता का निश्चित जो है निर्धारण नहीं होता। तो ये यहाँ पर नेतृत्व की शैलियाँ अलग अलग होती हैं। सब एक दूसरे व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करते हुए नेतृत्व का यहाँ निर्माण होता है, जिसका जैसा व्यक्तिगत गुण है और उसकी जो कौशल है भाषण देने की या बात करने का तौर तरीका, उसकी वजह से कोई नेता बन जाता है। तो ये व्यक्तिगत गुणों के आधार पर यहाँ पद नहीं होते, पद कोई परिभाषित नहीं होता, कर्तव्य दायित्व नहीं होते। लेकिन आप जानते हैं कि अनौपचारिक समूह में कोई ना कोई लीडर होता है जो वो समूह के विचारों को प्रभावित करता है। पर एक जो ज़बरदस्त बात पाई जाती है वो ये है कि इनमें सामूहिकता ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये अपने पसंद नापसंद से इकट्ठे लोग हैं और प्रेम और सौहार्द की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये अनौपचारिक संगठनों में सामूहिकता की एक बड़ी उच्च मात्रा पाई जाती है। तो अनौपचारिक संगठन के जो बनने के आधार हैं वो बहुत सारे हैं। कई बार आप जातीय और क्षेत्रीय भाषाई आधार पर भी समूह बनते हुए देखेंगे। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मान लीजिए दिल्ली है, वहाँ पर केंद्रीय सचिवालय में काम करने के लिए पूरे देश भर के लोग आए हुए, तो वहाँ क्षेत्रीय आधार पर राजस्थान के लोग हैं, अगर वो वहाँ किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, किसी मंत्रालय में, तो ये आधार भी बनता है कि हम सभी राजस्थानी हैं, हम सभी पंजाबी, हम सब बंगाली हैं। तो इस तरह से तमिलियन है। भाषा, धर्म, लिंग, जाति, शिक्षा, आयु, इन संप्रदाय, बोली, कई आधार बनते हैं अनौपचारिक संगठनों के निर्माण के। लेकिन अब अनौपचारिक संगठनों और अनौपचारिक संगठन में आप देखिए कि मूल अंतर क्या है कि जो औपचारिक संगठन है वो तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति संगठन में, औपचारिक संगठन में जो है फालतू नहीं होता, मतलब वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसको नियुक्त किया जाता है और उसे जो है कार्य सौंपा जाता है जिसके प्रति वो जिम्मेदार होता है। और योग्यताएं और शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं का होना भी ज़रूरी है। तो औपचारिक संगठन तो जानबूझ के बनाए जा रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक संगठन स्वतः बन जाते हैं। उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। जैसा मैंने कहा, एक ही उद्देश्य होता है, वो ये कि व्यक्ति की भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सब जो है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अगर आप देखेंगे अंतर, तो मूल अंतर ये है कि औपचारिक जो संगठन है वो पर्पसफुल है, मतलब उसका एक पर्पस है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निश्चित है। अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। यह जो है मनोरंजन, विचार विमर्श और तनाव मुक्ति का साधन है। अपनत्व, प्रेम, संतुष्टि, साहचर्य की भावना को पूरा करता है। अब ये चीज़ें औपचारिक संगठन में कर्मचारी को नहीं मिलती हैं और इसकी वजह से ये जो है आप पाएंगे कि ये एक समस्या जो है ये अनौपचारिक संगठन के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही होता है। तो ये बातें आप इसको पढ़ेंगे तो ये समाजीकरण का एक बहुत अच्छा मंच है। इसकी वजह से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति की संप्रेषण कौशल में वृद्धि होती है। एक संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य जो है वो आप कह सकते हैं कि एक मनुष्य के रूप में उसकी जो आवश्यकताएं होती है विकास की, वो पूरी करता है। औपचारिक संगठन में जैसा मैंने बताया था कि व्यक्ति एक निश्चित भूमिका में रहता है और उसी भूमिका में वो कार्य करता है और नियम प्रक्रियाओं के अनुसार काम करता है। उसे स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता नहीं, अपने मर्जी से कोई वो कार्य नहीं करता, प्रक्रिया और नियम के अनुसार काम करता है। और औपचारिक संगठन में उसकी रचनाधर्मिता या रचनाशीलता
उभर कर आती है और रचनात्मक हो सकता है, वो उन उद्देश्यों को पूरा करता है अनौपचारिक संगठन में जो उसके प्रकृति के अनुसार है, उसके मन के अनुसार है, जो वो चाहता है वो पूरा कर लेता है। तो ये अनौपचारिक संगठन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बड़ा सहायक है, और यही वो चीज़ है जो औपचारिक संगठन में हम पाते हैं कि व्यक्ति या कार्मिक की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए अनौपचारिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से एक बात मैंने कही थी कि इसमें पदानुक्रम नहीं होता, उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी भी आपस में जुड़ सकते हैं, उनके बीच में पारिवारिक संबंध हो सकता है, उनका परस्पर विश्वास बढ़ सकता है। और इन्हीं कारणों से चेस्टर बर्नार्ड ने मुख्य कार्यपालिका को यह परामर्श किया था कि यदि आप संगठन को अच्छे से चलाना चाहते हो, प्रभावी तरीके से चाहते हो चलाना, लोगों के सहयोग को हासिल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि अनौपचारिक संगठन जानबूझकर बनाने चाहिए। इसमें आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए, और इस तरह से वो जितने अधिक अनौपचारिक समूह बना सकेगा, संगठन बना सकेगा, उतना ही ज़्यादा उसके आदेशों की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। क्योंकि औपचारिक आदेश तो लोग कई बार मानने से इनकार करते हैं, नियम प्रक्रियाओं के तहत वो मना भी करते हैं कि भाई नियम के अनुसार, प्रक्रियाओं के अनुसार मैं नहीं कर सकता, ये मेरा दायित्व तो नहीं। परंतु यदि आपके मतलब अधीनस्थ कर्मचारी और उच्च अधिकारी के बीच प्रेम पूर्वक संबंध हो, अपनापन हो, विश्वास हो, तो फिर क्या है कि इसके माध्यम से भी उच्च अधिकारी अपने आदेशों को मनवा सकता है, या यूँ कहिए कि उसकी स्वीकार्यता उसके आदेशों की बढ़ जाती है, तो ये उसके लिए लाभदायक होता है। तो इसलिए चेस्टर बर्नार्ड ने फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में इस बात की चर्चा की थी कि एक अधिकारी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अधिक से अधिक संगठन में, जो अनौपचारिक संगठन है, उसके सदस्य बने और लोगों के साथ जो है प्रेम, मेल जोल रखे, प्रेम विश्वास बढ़ाए, ताकि उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाए। तो ये अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन जो है, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं, और इसके इससे कुछ परेशानियां भी पैदा होती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि परेशानियां क्या है भाई, परेशानी ये है कि अनौपचारिक संगठन जो है, चूँकि औपचारिक सत्ता का अंश इसमें नहीं पाया जाता, ये जो है आधिकारिक नहीं होता, तो इसमें जो बातें होती हैं वो अधिकांशतः लोगों के मन की अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उनकी सोच की अभिव्यक्तियाँ होती हैं, तो ये अफवाहों को जन्म देता है। तो अफवाहों से तात्पर्य है कि ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें जो संगठन के सत्ता के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा पुष्ट नहीं की गई, लेकिन हमने सुना है कि ऐसा होने जा रहा है, हमने सुना है कि प्रबंधन की ऐसी नीति आने जा रही, उसके ये दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस तरह से अफवाहें फैलती हैं और कर्मचारी और अधिकारियों के बीच यह तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये जो बातें होती हैं अनौपचारिक संगठन में, उसके दुष्परिणाम औपचारिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में हम देख सकते हैं, वो एक बाधा बन जाती है। तो अनौपचारिक संगठन जो है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि अफवाहों को यह जन्म देता है, और ये चूँकि इसमें बड़ी तेज़ गति से बातें फैलती हैं, और इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अंगूर लता, अंगूर बेल की भांति यहाँ संप्रेषण बड़ी तेज़ गति से, उच्च अधिकारी ने अगर कोई मुंह से कोई बात निकली नहीं कि हम सोच रहे हैं ऐसा करने की, और ये बात बड़ी तेज़ गति से सभी कर्मचारियों तक पहुंच जाती है कि साहब ऐसा कह रहे थे। अब वो भले ही नीति जो है बने न बने, लेकिन इसका विरोध अभी से शुरू हो गया या समर्थन शुरू हो गया, तो कई बार उच्च अधिकारी जानबूझकर ऐसे आइडिया ड्रॉप करते हैं जानने के लिए कि संगठन में उनकी नीतियों का लोग को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। अधिकांश लोग जो खुश हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी नीतियों को लागू करना बड़ा सरल हो जाता है। तो ये बड़ा क्विक फीडबैक जिसको बोलते हैं, बड़ी तीव्र गति से जो है आप जो है फीडबैक ले सकते हो कि आप
भविष्य में अगर कोई योजना बना रहे हो, कोई कार्यक्रम बना रहे हो, कोई कार्य करने जा रहे हो, तो कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए भी उच्च अधिकारी एक जो है र्यूमर या ये अफवाह का इसका प्रयोग करते हैं, जानबूझकर करते हैं। तो अर्थ ये है कि अनौपचारिक संगठन जो है इसकी एक विशेषता है कि इसमें संप्रेषण बड़ी तेज गति से फैलता है, जो कि औपचारिक संगठन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल ही सूचनाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है। औपचारिक संगठन का ढांचा पदसोपानिक होता है, नियम प्रक्रियाओं से होता है, तो वहाँ स्लो चलता है, जबकि बड़ी तेज गति से संप्रेषण होता है। तो इसलिए आप ये पढ़ेंगे कि इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। निर्भर करता है कि उच्च अधिकारी कैसे इस अनौपचारिक संगठन के संप्रेषण की शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो ये बातें आप, ये स्टडी मटेरियल है, इसको आप पढ़ें। इसमें आप देखिए अंतर भी दोनों में स्पष्ट किया गया है, निर्माण के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, और प्रमुखता, नियम प्रक्रिया, नेतृत्व, अस्तित्व, मानवीय तत्व, सदस्यता और सत्ता का प्रवाह, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सारी बातें आप देख लीजिए। जो हमने आपको बताई है वो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। तो अब देखिए कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर संबंध क्या है। तो जैसा मैंने कहा था कि औपचारिक संगठन तो जानबूझ के बनाए जाते हैं और अनौपचारिक अपने आप बन जाते हैं। तो और अनौपचारिक के बनने का प्रमुख कारण है कि औपचारिक संगठन में जो कठोरता आ जाती है व्यक्ति के स्वभाव में, और व्यक्तिगत संबंध उसमें पाए ही नहीं जाते, तो उसको पूरा करने के लिए, उस अपूर्णता को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए अनौपचारिक संगठन स्वतः विकसित होते हैं। और इसलिए अनौपचारिक संगठनों को आप कह सकते हो जीवंतता लाते हैं, फ्रेशनेस। एक किस्म से आप कह लीजिए कि औपचारिक संगठनों में जो बोरियत होती है, जो तनाव पैदा होता है, वह अनौपचारिक संगठन के माध्यम से दूर हो जाता है। तो इसलिए ये इनको आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। परंतु अनौपचारिक संगठन का कैसे उपयोग किया जाए, यह बहुत कुछ जो है मुख्य कार्यपालिका के ऊपर निर्भर करता है। तो इन संबंधों को विस्तार से आप जब चेस्टर बर्नार्ड पढ़ेंगे, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उसमें आप जानेंगे कि इसी आधार पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स यानी संगठन की गत्यात्मकता को समझाने का प्रयास किया। तो ये हमने संगठन के बारे में बहुत सारी बातें बताई, औपचारिक संगठन क्या होता है, और एक विशेष प्रकार का संगठन होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि यह परंपरागत जो पदसोपानिक ढांचा होता है संगठन का, उससे ये भिन्न होता है। इसमें जो है कोई कमांड की श्रृंखला नहीं होती, ये आप कह सकते हैं कि इसमें पदसोपानिक ढांचा नहीं होता। इसमें जो लोग होते हैं वो सभी विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने कार्य को करने में माहिर होते हैं। वो एक टीम की भांति काम करते हैं और उनको एक दायित्व सौंपा जाता है, और ये सारे विशेषज्ञ एक समूह में निर्णय लेते हैं, और कार्य के विभिन्न विभिन्न पक्षों के लिए जो विशेषज्ञ इकट्ठे हुए हैं वो अपने अपने कार्य के पहलू पर ध्यान देते हैं। मिलजुल कर वो एक योजना बनाते हैं, कार्य योजना, और सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक टीम है, एक ग्रुप है जो जिसमें सभी बराबर हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं, और सामूहिक निर्णय लेकर और वो जो है लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए इस हिसाब पे वो काम करते हैं। तो इसलिए इसको जो है ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये आप जो स्टडी मैटर दिया है आप देखिए, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, जिसके शीर्ष पे एक डायमंड जो है शेप छोटा सा, वो जो दिख रहा है डायमंड शेप स्ट्रक्चर, वो आप कह सकते हैं कि कार्य के एक विशेष पहलू के लिए एक व्यक्ति जो फैसला करेगा उसको सभी मानेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो लीडरशिप होती है इसमें वो बारी बारी से सदस्यों के बीच बदलती जाती है और सामूहिक निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं होता, और ये सूचना और आपकी विशेषज्ञता के ऊपर निर्भर करती है।
कि कौन कौन जो है इस टीम में सबसे ज़्यादा जिसके पास सूचना है, जिसके पास कार्य विशेषज्ञता ज़्यादा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन वह मनमानी नहीं करता, क्योंकि अन्य सदस्य भी विशेषज्ञ हैं। वो कार्य के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान आकर्षित करके और कह सकते हैं कि इस आपके पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक संतुलन होता है निर्णय में। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं। ट्रॉमा सेंटर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक एक्सीडेंट का व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसको जो है मल्टीपल फ्रैक्चर भी है, उसको सांस की तकलीफ़ भी हो रही है, उसकी ब्लड जो है काफ़ी लॉस हो चुका है, और उसका जो है दूसरे प्रकार के आंतरिक जो अंग हैं उनको भी क्षति पहुंची है। तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता कि हम सबसे पहले हड्डियों का इलाज करें, या हमको सबसे पहले जो है जो आंतरिक चोट पहुंची है उसको हम सर्जरी करें। तो ये निर्भर करता है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है। तो सब मिलजुल कर एक फैसला करते हैं कि हमको पहले क्या काम करना है, फिर क्या करना है। तो जो काम निर्धारित हो जाता है कार्य का क्रम, उस हिसाब से डॉक्टर्स जो है अपना निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से ये एक टीम वर्क होता है। तो आजकल के जो संगठन होते हैं, जो विशेषीकृत संगठन होते हैं, उसमें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। और इसके बारे में यह जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसको आप पढ़ें, और इसमें जो सारी बातें दर्शाई गई हैं, यह मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताओं के बारे में बताती है कि यह एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक निश्चित प्रोडक्ट होता है जिसके लिए ये कार्य करता है कि भाई हमारा एक उद्देश्य है, उसको पूरा करता है। कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही समाप्त अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, वो समाप्त भी हो जाते हैं। तो आजकल वॉरेन बेनिस ने खासकर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक लिखी थी 1962 में, उस पर इस पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा था कि भविष्य के संगठन जो हैं वो नौकरशाही प्रकार के नहीं होंगे, बल्कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो ये सारी बातें हमने औपचारिक मतलब थ्योरी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में पढ़ी है, और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझा है। अब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ और थियरीज जैसे पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण, क्षेत्र का विस्तार, ये सब भी जानने का प्रयास करेंगे आने वाले वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।